हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल इंग्लिश माध्यम के प्लेटफॉर्म पे मैं हूं आपकी एडुकेटर प्रियंका ठाकुर और हम सॉल्व कर रहे हैं एडिटोरियल बेस्ड प्रैक्टिस एक्सरसाइज। स्टार्ट करते हैं आज का सेशन विद थॉट ऑफ द डे, दैट इज द हार्डर यू वर्क फॉर समथिंग द ग्रेटर विल बी द फीलिंग ऑफ सक्सेस। यानी कि आप जितना ज्यादा किसी चीज के प्रति मेहनत करेंगे ना, उस चीज में सफलता हासिल होने पे आपको उतनी ही ज्यादा खुशी, उतना ही ज्यादा एक्साइटमेंट, उससे जितनी ज्यादा आपने मेहनत करी है उतना ज्यादा आपका सफलता का जो अनुभव है और जो फीलिंग है वो होगी। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन एंड प्रैक्टिस एक्सरसाइज फॉर एसएससी सीजीएल 2024। केरला मस्ट रिस्टोर denuded flora and rehabilitate people in vulnerable areas। बोल रहे हैं केरला को रिस्टोर करना मतलब पुनर् किसी चीज को प्राप्त करना, पुनर्स्थापित करना। डिन्यूडेड मतलब उजाड़, तो जो उनका उजाड़, फ्लोरा क्या होता है, वनस्पति, जंगल वगैरह, और क्या करना चाहिए, जो उजड़ चुकी उनकी फ्लोरा और फौना है उसको उनको विस्थापित करने का, दोबारा से लगाने का प्रयास करना चाहिए। एंड रिहैबिलिटेट का मतलब होता है किसी व्यक्ति को एक जगह से उठा के दूसरी जगह जहां पर लेके जा रहे हैं, दैट मीन्स उनका पुनर्स्थापन कर रहे हैं, पुनर्वास कर रहे हैं। तो जो वल्नरेबल एरियाज में लोग बसे हुए हैं उनको रिहैबिलिटेट करना चाहिए। क्लाइमेट चेंज कैन एनकरेज अनप्रेसिडेंटेड वेदर precipitating natural disasters of magnitudes that may surprise local responders। बोल रहे हैं क्लाइमेट चेंज जो है वो ऐसे अनप्रेसिडेंटेड मतलब अभूतपूर्व वातावरण को, अभूतपूर्व वेदर को प्रोत्साहन दे सकता है, जिसकी वजह से नेचुरल डिजास्टर्स की प्रेसिपिटेशन मतलब उत्पन्न होना। नेचुरल डिजास्टर्स इतने बड़े मैग्नीट्यूड के, इतने गंभीर नेचुरल डिजास्टर्स उत्पन्न हो सकते हैं जो कि लोकल रिस्पॉन्डर्स, जैसे कि जो लोग बोलते हैं ना कि यार ऐसा तो हमने कभी अपनी जिंदगी में, हमारे दादा परदादा लोग हैं जो लोकली उन चीजों के ऊपर पहले से परख रखते हैं, वो लोग हैं, वो उनको पहली बारी देखें, उनके लिए वो चीज ऐसा हो जाए कि ये तो पहले कभी हुआ ही नहीं। द calamitous landslides in Wayanad district the calamitous landslides in Wayanad district in Kerala on July 30 are not necessarily such disasters। बोल रहे हैं जो बहुत ही डिजास्टर वाली, क्लाइमेटस मतलब डिजास्टर्स जो लैंडस्लाइड्स हुई हैं, कहाँ पे, वायनाड डिस्ट्रिक्ट केरला के 30 जुलाई को। ये जरूरी नहीं है कि इसी तरीके का डिजास्टर हो, यानी कि इतनी बड़ी मैग्नीट्यूड का डिजास्टर हो, ऐसा नहीं है। पार्ट्स ऑफ केरला have been bearing the brunt of heavy rains during the southwest monsoon and landslides are yearly affair। बोल रहे हैं केरला के कई हिस्से हैं जो काफी लंबे समय से, ब्रंट मतलब बियर द ब्रंट मतलब सफर कर रहे हैं, तो इससे बहुत लंबे समय से जूझ रहे हैं। जो हेवी रेन, साउथ वेस्ट मानसून के दौरान में जो हेवी रेन्स होती हैं, फिर उसके साथ में लैंडस्लाइड, क्योंकि केरला जो है वो हिली एरिया है, हिली टेरेन है, तो वहां पे ये होना आम बात है। ठीक है, हर साल ही उनको होती है। बट डेडली लैंडस्लाइड्स आर न्यू, लेकिन ये जो इतनी जानलेवा, इतनी घातक लैंडस्लाइड्स इस साल हुई हैं, ये उनके लिए भी नई बात है। क्योंकि लैंडस्लाइड्स होना उनके लिए नई बात नहीं है, हर साल होती हैं, लेकिन इतनी बड़े पैमाने पे जिसमें जान मान का नुकसान हुआ हो, ऐसी लैंडस्लाइड्स उनके लिए भी बड़ी ही अभूतपूर्व घटना है। दिस वीक heavy rains triggered multiple landslides that have killed 200 people and laid waste to a few villages। बोल रहे हैं इस हफ्ते क्या हुआ, भारी बारिश की वजह से बहुत सारी लैंडस्लाइड्स की शुरुआत हो गई, जिसके अंदर 200 से भी ज्यादा लोगों की मौत हो गई, और लेड वेस्ट टू मतलब बर्बाद कर देना, कई सारे विलेजेस जो हैं वो बर्बाद हो गए। The region is a tourist destination and incentivizes infrastructure development to maximize revenue potential। बोल रहे हैं ये जो इलाका है ये टूरिस्ट डेस्टिनेशन है, यहाँ पे लोग घूमने फिरने आते हैं, टूरिस्ट आते हैं, और इसकी वजह से इंसेंटिवाइज करना, मोटिवेट करना इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट को, यहाँ पे ज्यादा से ज्यादा रेवेन्यू उत्पन्न करने के लिए मोटिवेट किया जाता है। द चलियार रिवर here springs from an altitude of around 2 kilometers and flows in a sheer path down towards वेलारमाला। बोल रहे हैं चलियार जो एक रिवर है वो एल्टीट्यूड मतलब 2 किलोमीटर की हाइट के ऊपर से आती है, और शेयर पास, शेयर मतलब एकदम खड़ी जो ढलान है उससे नीचे आती है वेलरमाला की तरफ। ब्रिंगिंग फास्ट वाटर, जिसमें बहुत तेज पानी आएगा। That also sweeps relatively more sediment downstream। सेडिमेंट क्या होता है, जो पहाड़ों की और नदी की जो डेब्रीज होती हैं, ठीक है, ये बहुत सारा बहा के ले जाती है नीचे की तरफ, डाउनस्ट्रीम मतलब नीचे की तरफ। ठीक है,
द रेन्स दिस ईयर फर्दर इंक्रीज द रिवर्स वॉल्यूम एंड फोर्स। तो इस साल की जो बारिशें हुई इसने नदी में पानी का बहाव तेज कर दिया, उसका बहाव तेज था और उसमें पानी की मात्रा भी ज्यादा थी, तो वॉल्यूम भी ज्यादा था और स्पीड भी ज्यादा थी, फोर्स भी ज्यादा था, which swept up debris and deposited it in the villages settled on less steep land where many of the deaths have been reported। जिसकी वजह से यहाँ से बहुत ज्यादा ये डेबरीज, क्योंकि इतनी भारी मात्रा में इतनी भारी फोर्स के साथ में जब पानी आता है तो अपने साथ में बहुत सारी चीजें बहा के लेकर जाता है, तो डेबरीज बहुत ज्यादा थी। और ये सभी डेबरीज जो नीचे गांव के नदी के बहाव के नीचे की तरफ जो गांव थे, जो कि ज्यादा ऊंचाई पे नहीं थे, नदी के रास्ते में आए, वहां पे जाके इसने सारा का सारा मलबा वो डाल दिया। और क्योंकि इतना सारा मलबा साथ में आया और नदी का बहाव भी तेज था, तो क्या हुआ, यहाँ पे सबसे ज्यादा जानों की जाने की रिपोर्ट्स आई हैं। But the tragedy is compounded by the fact that heavy rains here in 2020 had caused the Chaliyar to strip swaths of its upstream areas of plant cover। बोल रहे हैं लेकिन यहाँ की जो ट्रेजेडी है वो और ज्यादा कंपाउंडेड और ज्यादा गहरी है, क्योंकि और ज्यादा बढ़ जाती है इस तथ्य के साथ में कि जो 2020 में हेवी रेन्स हुई थी उन्होंने चलियार रिवर की जो पाथ था उसको पूरा स्ट्रिप कर दिया था, यानी कि हटा दिया था, बड़े बड़े क्षेत्र से उसको हटा दिया था। मतलब कि जब पिछले 2020 में चलियार रिवर में इतनी हैवी रेन्स हुई थी तो बहुत सारा प्लांट कवर जो है, बहुत सारे पेड़ पौधे जो हैं उस दौरान पे उखड़ गए थे। अब 2 साल 3 साल के अंदर तो पेड़ लग नहीं सकते प्रॉपर, अगर लगे भी होंगे तो वो छोटे छोटे होंगे, राइट। जमीन तो वहां की कमजोर होगी, लिविंग मोर रॉक्स एंड ह्यूमस वल्नरेबल टू बीइंग डिस्प्लेस्ड, जिसकी वजह से अब क्योंकि पेड़ पौधे उखड़ गए तो और ज्यादा चट्टाने जो हैं वो लूज पड़ गई, वो और ज्यादा वल्नरेबल हो गई, हमस वल्नरेबल हो गया और वो भी अपनी जगह से विस्थापित, अगर आगे दोबारा ऐसी घटना हुई, ऐसे बारिशें हुई तो वो विस्थापित हो सकता था, तो वही चीज हुई। द जियोग्राफिकल peculiarities ऑफ लैंडस्लाइड प्रोन इडुक्की, कोटायम, मलापुरम एंड वायनाड हैव बीन एविडेंट फॉर ईयर्स। बोल रहे हैं कि इन जगहों की जो जियोग्राफिकल यूनिकनेस है कि भाई ये लैंडस्लाइड प्रोन इलाके हैं, कौन कौन से, इडुक्की, कोटायम, मलापुरम और वायनाड, ये कई सालों से हमें एविडेंट है, यानी कि विदित है, हमें पता है इनके बारे में। दे ऑल्सो फीचर प्रोमिनेंटली ऑन लैंडस्लाइड रिस्क मैप, और जो लैंडस्लाइड प्रोन एरियाज का मैप होता है कि ये एरिया इतने पैमाने पे लैंडस्लाइड प्रोन है, यहाँ पे इतने आ सकते हैं, यहाँ पे इतना पैमाने पे लैंडस्लाइड आ सकता है, तो उसमें भी ये रिस्क के ऊपर आता है, ठीक है, गंभीर रिस्क वाले क्षेत्र में आता है। Blame for the landslides deadly recurrence must thus be shared by climate change and a state that has been repeatedly caught off guard। बोल रहे हैं तो इसीलिए इसका जो ब्लेम है, इसकी जो जिम्मेदारी है वो क्लाइमेट चेंज के ऊपर भी डालनी चाहिए। और क्लाइमेट चेंज अपने आप तो हो नहीं रहा, हम मनुष्य ही कर रहे हैं क्लाइमेट चेंज, हमारी ही गलतियों की वजह से क्लाइमेट चेंज हो रहा है, यानी कि हम सभी मानव जाति के ऊपर भी इसका दारोमदार है, इन जानों के जिम्मेदार हम सब लोग हैं। और स्टेट यानी कि सरकार भी है जो कि बार बार ऑफ गार्ड हो जाती है, ऑफ गार्ड मतलब आश्चर्यचकित हो जाती है, सरप्राइज में आ जाती है, शॉक में आ जाती है ऐसी घटनाएं होने के बाद। A recurring issue is an abject lack of advance warning and emergency preparedness। जो एक बार बार उभर कर आने वाला मसला है वो है कि यहाँ पर एडवांस वार्निंग सिस्टम और इमरजेंसी होने के लिए जो हमारी रेडीनेस है, जो हमारी तत्परता है, हमारी तैयारी है, उसमें बहुत बड़ी एब्जेक्ट मतलब बहुत बड़ी कमी यहाँ पर दिखाई देती है। लैंडस्लाइड्स आर मोर कॉमन इन इकोलॉजिकली फ्रेजाइल एरियाज। जो लैंडस्लाइड्स हैं वो इकोलॉजिकली यानी कि जलवायु परिवर्तन के लिए या जो जलवायु है वो जहाँ पे बहुत ज्यादा गंभीर है, नाजुक है, उन एरियाज में आम बात है, ठीक है, कॉमन है। द मॉनसून हैव बीन प्रोड्यूसिंग मोर शॉर्ट बर्स्ट ऑफ इंटेंस रेन्स। तो मॉनसून जो है वो छोटे छोटे टुकड़े में विस्फोट कर रहा है इंटेंस रेन के। अभी हिमाचल में भी आपको कई जगहों पे बादल फटने की घटनाएं कल सुनाई दी होंगी, कल की न्यूज रिपोर्ट्स में। रिजल्टिंग इन सम सॉइल टाइप्स बिकमिंग इजियर टू डिसलॉज व्हाइल क्वेरिंग। क्वेरिंग एक तरीके की माइनिंग की प्रक्रिया होती है, चीजों को एक्सट्रैक्ट करने की, हमारे नेचुरल रिसोर्सेज को एक्सट्रैक्ट करने की प्रक्रिया होती है, ठीक है। तो बोल रहे हैं कि जिसकी वजह से कई तरीके की सॉइल जो है वो
आसानी से डिसलॉज हो सकती है। डिसलॉज होना मतलब एक जगह से दूसरी जगह रिमूव हो जाना, ठीक है, क्वेरिंग के दौरान में हो सकती है। लीनियर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज एंड मोनोक्रॉपिंग हैव कॉम्प्रोमाइज्ड इकोसिस्टम। और इन सब चीजों ने, लीनियर इंफ्रास्ट्रक्चर ने, कंस्ट्रक्शन की गतिविधियों ने, मोनोक्रॉपिंग, मोनोक्रॉपिंग मतलब एक ही फसल को बार बार उगाया जाना, ठीक है, उसकी वजह से क्या होता है, हमारा इकोसिस्टम जो है वो कॉम्प्रोमाइज होता है, उसकी उसकी जो क्वालिटी है, गुणवत्ता है, वो कम होती है। एबिलिटी टू कोप विद चेंजिंग नेचुरल कंडीशंस, किस चीज की गुणवत्ता की क्वालिटीज, कि भाई वो किस तरीके से नेचुरल कंडीशंस में जो परिवर्तन आ रहा है उससे डील कर सकता है, उसमें कमी आती है, उसको नुकसान पहुंचता है। For these reasons, patterns of land use must not change and the state must restore denuded flora and rehabilitate people in these areas to ensure they have for their welfare। बोल रहे हैं तो यही कारण है कि हमें लैंड के इस्तेमाल के जो पैटर्न है उसको चेंज नहीं करना चाहिए, यानी कि जो जमीन खेती के लिए इस्तेमाल की जा रही है उसको खेती के लिए ही रहने दो, उसके ऊपर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करके जमीन की गुणवत्ता को मत हटाओ, ठीक है, कम मत करो। सेम होता है हिमाचल प्रदेश। अभी जब आर्टिकल 370 हटा था तो हिमाचल में एक आर्टिकल लगा हुआ है, हिमाचल में भी एक लॉ लगता है आर्टिकल 35A, ठीक है, उसके तहत जो आउटसाइडर्स हैं, मुझे करेक्ट कर देना अगर मैं गलत हूं, जहां तक मुझे पता आर्टिकल 35A है, बाकी अगर इसके अलावा कुछ है तो आप मुझे बता दीजिएगा। हालांकि एक दूसरा सेक्शन है, सेक्शन 118, उसके तहत कुछ छूट है, लेकिन फिर भी आर्टिकल 35A के तहत कोई भी आउटसाइडर जो है एग्रीकल्चर लैंड एक्वायर नहीं कर सकता हिमाचल की, ठीक है। उसके ऊपर बहुत हो हल्ला हुआ कि क्यों नहीं कर सकते। जो पहले लॉज बनाए गए थे वो बहुत सोच समझ के, बिना किसी लालच के बनाए गए थे। अब जो लॉज बनते हैं उसमें जो लेन देन का व्यवहार होता है उसके ऊपर बनते हैं कि भाई मुझे आपसे ये बेनिफिट होएगा तो आप ये लॉ जो है इसको कर दो, ठीक है। उस टाइम पे लॉ बनाया गया था और इसका बहुत हद तक फायदा हिमाचल को ये हुआ कि वहां की इकोलॉजी अभी तक बची हुई थी। हालांकि अब उसमें कुछ चेंजेस किए गए हैं और कई जगहों पे मिसयूज हो रहा है लॉज और बायलॉज का, तो वहां पे भी कंस्ट्रक्शन अब धड़ल्ले से होने की वजह से अब हमने देखा ही है पिछले 2 साल में जो हालत हुई है, राइट। तो ये चीजें स्टेट गवर्नमेंट्स को, सेंट्रल गवर्नमेंट को सोचनी पड़ेंगी कि हमारा लालच और हमारे संगी साथी जो कॉरपोरेटर्स हैं या कॉरपोरेट हाउसेस हैं उनके लालच की वजह से हम जलवायु परिवर्तन में और ज्यादा भागीदारी ना दें, लोगों की, आम लोगों की जाने ना जाए, ठीक है, क्योंकि लालच उनका होता है, जाने आम जनता की जाती है। सो इस चीज को ध्यान में रखना चाहिए। एज रिकमेंडेड बाय द वेस्टर्न घाट्स इकोलॉजी एक्सपर्ट पैनल, जैसा कि वेस्टर्न घाट के इकोलॉजी एक्सपर्ट पैनल ने बताया कि यहाँ पे था, केरला मस्ट ऑल्सो डिक्लाइन इंजीनियरिंग प्रोजेक्ट्स इन इकोलॉजिकली सेंसिटिव एरियाज, कि केरला को इकोलॉजिकली सेंसिटिव एरियाज में जितने भी डेवलपमेंट, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स हो रहे हैं या फिर इंजीनियरिंग प्रोजेक्ट्स हैं उनको डिक्लाइन करना चाहिए, उनको मना करना चाहिए। sensitive areas and their surroundings and constitute equipped staff and empower expert committees that deliberate the feasibility of other projects here। और उनको एक ऐसी संस्था बनानी चाहिए, ऐसे स्टाफ को हायर करना चाहिए, ऐसे कमिटीज का पावर देनी चाहिए जो कि चेक कर सके कि भाई और किस तरीके के प्रोजेक्ट्स यहाँ पे फीजिबल हैं, बनाए जा सकते हैं, सुगम रूप से कर सकते हैं या नहीं कर सकते। Indeed, the panel's recommendations were designed to tame the effects of unpredictable weather without also denting economic growth, but Kerala today is sliding past the point of having an option to balance developmental needs with environmental concerns। बोल रहे हैं कि जाहिर तौर पे जो पैनल रिकमेंडेशंस हैं वो डिजाइन की जा रही हैं कि भाई जो इसके प्रभाव हो, किस चीज के, जो अनप्रिडिक्टेबल वेदर है उसके जो प्रभाव हो उनको टेम किया जा सके, काबू में किया जा सके, विदाउट, बिना किसी ऑल्सो डेंटिंग इकोनॉमिक ग्रोथ, हमारी इकोनॉमिक ग्रोथ को हानि पहुंचाए बिना जलवायु परिवर्तन के जो प्रभाव है उनको कम से कम किया जा सके। पैनल्स इसके लिए बनाए जा रहे हैं। लेकिन केरला आज जो है वो
उस पॉइंट से भी आगे जा चुका है, उस पॉइंट से भी आगे गिर चुका है कि भाई उनके पास कोई ऑप्शन नहीं है बैलेंस को, डेवलपमेंट को बैलेंस करने से एनवायरमेंटल कंसर्न से। यानी कि वो इस पॉइंट तक पहुंच चुके हैं कि अब वो डेवलपमेंट को एनवायरमेंटल कंसर्न्स के साथ में बैलेंस नहीं कर सकते। इतना उन्होंने खनन कर दिया है, इतना उन्होंने उस जलवायु परिवर्तन को अफेक्ट कर दिया है, इकोलॉजी को इफेक्ट कर दिया है कि अब वो ये हवाला नहीं दे सकते कि भाई हमारी डेवलपमेंटल ग्रोथ नहीं रुक जाए इस चीज से, क्योंकि उनको एनवायरमेंट को तो रोकना ही, सही करना ही पड़ेगा, नहीं तो उनकी स्थिति बहुत ज्यादा खराब हो जाएगी। ठीक है, तो ये था पैसेज जो जलवायु परिवर्तन, और हम इतने टाइम से बोल रहे थे कि मानसून नहीं आ रहा, बारिशें नहीं हो रही, ये नहीं हो रहा। अब जब वो बारिशें आई हैं तो हमें पता चला है कि हम तैयार नहीं थे इन बारिशों के लिए। हर तरफ से किसी न किसी प्रकार की जान माल का नुकसान देखने हमें मिल रहा है, सुनने हमें मिल रहा है, और इसकी जिम्मेदारी बड़े पैमाने पे हम सब लोगों की है। जो लोग हमने गलत चुन के भेजे प्लानिंग कमीशंस के लिए, जो लोग हमने गलत चुन के भेजे संसद के अंदर, जो तू मैं करते रहते हैं, 50-60 साल पहले गलतियां हुई थी उनको ठीक करने के लिए तो आपको भेजा है। आपने क्या किया? तो उन लोग जो गलत हमसे चयन हुआ है, उसके अलावा जो हम गलत तरीके से अपने जलवायु को खुद प्रदूषित करते जा रहे हैं, पॉली बैग्स का इस्तेमाल करके, कैंस का इस्तेमाल करके, इधर उधर लिटरिंग करके और लिटर्स फैला के, ये सब जो है हमें ही प्रभावित करेगा। मिनिस्टर्स को कुछ नहीं होगा, उन लोगों को हमने चुन के भेज दिया, उन लोगों के बड़े बड़े बंगले बने हुए हैं। हम, आप और हमसे और ज्यादा नीचे वाले जो लोग हैं, हम सब लोग ही प्रभावित होंगे। ना मल्टी मिलियनर्स को कोई फर्क पड़ेगा, ना मिनिस्टर्स को कोई फर्क पड़ेगा। ठीक है, प्रभावित कौन होंगे? हम आप जैसे लोग। हमारी जानों की कीमतें नहीं है। Which of the following factors is most likely to have exacerbated the impact of landslides in Wayanad as mentioned in the passage? बोल रहे कौन सा मुख्य कारण है जिसने सबसे ज्यादा इन लैंडस्लाइड्स को प्रभावित करा? तो हमें पता चला कि भाई 2020 में जो बारिशें हुई थी चलियार रिवर में, उसकी वजह से वहां से बहुत बड़ा प्लांट कवर जो है वो हट गया था। ठीक है, उस टाइम पे बह गया, तो उस प्लांट कवर की हटने की वजह से बहुत सारे जो रॉक्स हैं और जो हमस है और जो बाकी उनका जमीन है वो एक्सपोज हो गई फर्दर लैंडस्लाइड से। तो इस वजह से अब की बारिशों में वो लैंडस्लाइड देखने हमें मिला। The high altitude of Chaliyar river's origin incorrect है। The presence of tourist infrastructure in the region, no. The yearly occurrence of landslides in Kerala, the decreased plant cover upstream of the Chaliyar river, option D is correct, कि उनके plant cover में कमी आई है। What is the primary cause of the deadly landslides in Wayanad as mentioned in the passage? किस कारण की वजह से ये इतनी ज्यादा लैंडस्लाइड्स हुई वायनाड में? तो बहुत भारी बारिश की वजह से, जिसकी वजह से जो लैंड है वो लूज हो चुकी थी पहले की बरसातों की वजह से, तो वो बह गई। ठीक है, द शेयर पाथ ऑफ छलियार रिवर, कि भाई जो बहुत स्टीप, बहुत गहरा रास्ता है छलियार रिवर का, उसकी वजह से लैंडस्लाइड्स हुए। तो इनकरेक्ट है। उसकी वजह से फोर्स ज्यादा मिलता है, लेकिन लैंडस्लाइड उसकी वजह से नहीं हुआ। क्लाइमेट चेंज इंड्यूस्ड अनएक्सपेक्टेड वेदर पैटर्न्स, इनकरेक्ट है। इंक्रीज सेडिमेंट स्वेप्ट डाउनस्ट्रीम बाय द रिवर, heavy rains causing the river to dislodge debris from denuded areas, बिल्कुल करेक्ट है, क्योंकि जो एरिया रिस्क पर थे, जहां पे एक्सपोजर हो चुका था पहले ही, वो एरिया से बहुत भारी मात्रा में जो डेब्रीज है, मलबा है, वो बह गया, वो डिसलॉज हो गया, बह गया, इस वजह से इतना भारी नुकसान हुआ। ठीक है, सो ऑप्शन डी इज करेक्ट। Based on the passage, which of the following can be inferred about the relationship between human activities and landslides in Kerala? तो जाहिर सी बात है, ह्यूमन एक्टिविटीज की वजह से जलवायु परिवर्तन जो है वो हो रहा है। इकोलॉजिकली सेंसिटिव एरियाज जो हैं वो अपनी नेचुरल सेंसिटिविटी की वजह से, सेंसिटिव होने की वजह से, क्योंकि इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट हो रहा है, तो वो और ज्यादा रिस्क पर आ रहे हैं, जिससे कि स्थिति बहुत ज्यादा गंभीर हो रही है। पहले ही जलवायु परिवर्तन की वजह से एक्सट्रीम वेदर इवेंट्स हो रहे हैं, और वो एक्सट्रीम वेदर इवेंट्स जो इकोलॉजिकली सेंसिटिव एरियाज को हमने डिसरप्ट कर दिया है, उसके ऊपर और ज्यादा प्रभाव डालते हैं। तो यानी कि दोहरी मार पड़ती है। Human activities have no significant impact on landslides as they are solely caused by natural factors like climate change. Incorrect है।
Human activities exacerbate the risk of landslides by disrupting the ecological balance and natural landscapes. Option B is correct. According to the passage, the Western Ghats Ecology Expert Panel recommended that Kerala should, अब उनको क्या करना चाहिए, इंजीनियरिंग प्रोजेक्ट्स को अवॉइड करना चाहिए इकोलॉजिकली सेंसिटिव एरियाज में और उसके आसपास के एरियाज में, यही सजेशन दिया गया. इंक्रीज द नंबर ऑफ इंक्रीजिंग इंजीनियरिंग प्रोजेक्ट्स, इंक्रीज कर तो नहीं कर सकते, ना ही उन्होंने बोला है. इम्प्लीमेंट मोर क्वेरिंग एक्टिविटीज. क्वेरिंग क्या होता है? क्वेरिंग एक तरीके की माइनिंग प्रोसेस ही होती है, सीधे तौर पे माइनिंग नहीं होती, लेकिन माइनिंग का ही एक मान लो तरीका है. अगर आम भाषा में समझें तो एक तरीके की माइनिंग ही है जिससे आप रिसोर्सेज को एक्सट्रैक्ट करते हैं नेचुरल एनवायरनमेंट से, जमीन के अंदर से. ठीक है, तो क्वेरिंग से तो ऑब्वियस सी बात है जमीन लूज होगी, धरती लूज होगी और प्लांट भी उसके लिए काटे जाएंगे. तो इससे तो कैसे आप कभी भी नेचुरल रिसोर्सेज को बचा सकते हैं या फिर इस तरीके की घटना होने से बचा सकते हैं, तो और ज्यादा नुकसान करेगा ना, तो इनकरेक्ट. Avoid engineering projects in ecologically sensitive areas and their surroundings. Option C is correct. What does the passage suggest about the state's response to landslide risks in Kerala? बोल रहे हैं कि स्टेट का क्या रिस्पॉन्स रहा पैसेज के अनुसार केरला में होने वाली लैंडस्लाइड्स के लिए. बोला ना उनको कि भाई ऑफ गार्ड कॉट हो गया. ऑफ गार्ड मतलब कि फिर से शॉक हो गया. बोल रहे हर साल लैंडस्लाइड होती है, आपको तो तैयार रहना चाहिए कि भाई अब बरसातें आने वाली है, हम अपनी एनडीआरएफ की टीम्स को तैयार करें और डिजास्टर मैनेजमेंट टीम्स को तैयार करें, बचाव दल को तैयार करें, या फिर उसके लिए लोगों को पहले वार्निंग दे कि भाई अब बारिशें आने वाली हैं तो आप अपने आसपास पे नजर रखिए, सतर्क होकर रहिए. तो इस तरीके का काम करना चाहिए था उनको जहां पे हर साल आती हैं. लेकिन उन्होंने क्या किया, वो फिर से ऑफ गार्ड कॉट हो गए, यानी कि वो पूरी तरीके से प्रिपेयर्ड नहीं थे. The state has effectively balanced economic development and environmental protection. Incorrect है. The state has been consistently proactive in implementing expert recommendations to prevent landslides. Incorrect है. The state has been inadequately prepared and often caught off guard by landslides, failing to implement necessary measures. बिल्कुल करेक्ट है. अच्छा, एक बात और है, हम जब बोलते हैं कि फलाने, अब जैसे केरला के लिए हमने बोला कि ये तो ऐसा स्टेट बन चुका है जिसको अब बैलेंस की बात, इकोनॉमिक डेवलपमेंट और एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन के बीच के बैलेंस की बात नहीं करनी चाहिए. पर दूसरी बात ये है कि अगर मान लो कोई ऐसा स्टेट या ऐसी कंट्री है जो वाकई में इकोनॉमिक डेवलपमेंट और एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन के बीच में या इकोलॉजिकली सेंसिटिव एरियाज के बीच में बैलेंस बना के चल भी रहा है, तो उस एक देश या एक स्टेट के बैलेंस बनाने से पूरे जलवायु परिवर्तन के ऊपर रत्ती भर प्रभाव नहीं पड़ेगा, जबकि दुनिया के इतने सारे देश उसके अगेंस्ट में काम कर रहे हैं. ठीक है, तो यानी कि ये वन मैन आर्मी वाला काम यहाँ पे नहीं हो सकता. यहाँ पे हर एक देश को, हर एक स्टेट को, छोटे से छोटे रीजन को अपनी भागीदारी देनी पड़ेगी, हर एक इंडिविजुअल इंसान को अपनी भागीदारी देनी पड़ेगी, तभी हम जलवायु परिवर्तन को रोक सकते हैं. वरना साइंटिस्ट ने अल्टीमेटम दे रखा है कि भाई हमारे पास 3-4 साल ही है, उसके बाद धरती तबाह हो जाएगी. तो अपनी तबाही अपनी आंखों के सामने देखना चाहते हैं या उससे बचना चाहते हैं, द चॉइस इज आर्स. मैं आपको बार बार रिक्वेस्ट करती हूँ कि अपने बर्थडेज हो या कोई फेस्टिविटी या बहुत ज्यादा खुशी का मौका हो तो जरूर एक प्लांट लगाइए अपने आसपास में. उससे बहुत हद तक तो नहीं, लेकिन कुछ ना कुछ तो बेनिफिट मिलेगा ही मिलेगा. अगर मेरे 100-200 बच्चे भी यहाँ पर अपना एक एक प्लांट लगाते हैं तो जाहिर सी बात है 100-200 प्लांट हमने अपनी तरफ से सरकार को कंट्रीब्यूट करा है, अपने देश को कंट्रीब्यूट करा है. राइट, चलिए स्टार्ट करते हैं आगे. Select the most appropriate option that can substitute the underlined segment in the given sentence. Pooja could feel the anger building off inside her. मैंने आपको पहले भी बताया है कि OFF off जो है वो अलग होने का भाव बता रहा है. ठीक है, अलग होने की भावना को बताता है. लेकिन जब हम अपने अंदर एंगर को बढ़ते हुए फील करें तो वो क्या हो रहा है, बिल्ड अप हो रहा है, बढ़ रहा है, धीरे धीरे करके बढ़ रहा है. मम्मा होती है ना कि पूरे हफ्ते भर हमें वार्निंग देती रहती हैं ऐसे मत करो तुम्हें पिटाई पड़ जाएगी, फिर वो अपने अंदर उनका गुस्सा बढ़ रहा है. फिर एक दिन पूरा हमारे ऊपर अच्छे से हाथ साफ करेंगे, जिस दिन बहुत गुस्सा सर के पार हो जाएगा, पानी सर के ऊपर निकल जाएगा, उस दिन अच्छे से हाथ साफ करेंगी. फिर उसके बाद में थोड़ी देर बाद हमें लाड प्यार भी करेंगी और उसके बाद में फिर अगले हफ्ते की हमारी वार्निंग साइकिल स्टार्ट हो जाएगी.
ठीक है, तो वो क्या है, एंगर बिल्ड अप कर रहा है, ना कि बिल्डिंग ऑफ। सो बिल्डिंग अपॉन, ऑफ, ऑन, अप, बिल्डिंग अप, ऑप्शन डी इज करेक्ट। कैन यू प्लीज पास मी अ स्वेटर, इट इज गोइंग टू बी दी कोल्ड डे टूडे। बोल रहे हैं क्या तुम मेरे को स्वेटर पास कर सकते हो, आज वो ठंडा दिन होने वाला है। जब द बोलते हैं तब हम एक स्पेसिफिक चीज की बात करते हैं जिसका या तो हमें पहले से पता हो या वो बहुत फेमस हो। तो क्या ये वो ठंडा दिन है जिसके बारे में हम इंतजार कर रहे थे, जिसके बारे में हम बात कर रहे थे? नहीं ना, आज एक ठंडा दिन है, आज एक ठंडा दिन होने वाला है। तो गोइंग टू बी अ कोल्ड डे, ना कि द कोल्ड डे। ठीक है, गोइंग टू बी द कोल्ड डे की बजाय क्या आएगा, अ कोल्ड डे, ऑप्शन बी इज करेक्ट। द हेल्थ केयर सिस्टम इज इन ट्रांजिशन एट दोज मोमेंट। बोल रहे हैं जो हेल्थ केयर सिस्टम है वो अब इज तो बता रहा है कि प्रेजेंट की बात चल रही है, दोज बता रहा है कि पास्ट की कोई घटना थी कि उस समय पे होगा। उस समय पे नहीं है, क्या है, एट द मोमेंट, अभी की बात कर रहे हैं कि जो हेल्थ केयर सिस्टम है वो इस समय परिवर्तित हो रहा है, बदलाव में है। सो एट द मोमेंट, ऑप्शन बी इज करेक्ट। ग्रुप्स सच एज माइग्रेंट्स एंड, बोल रहे हैं ग्रुप्स जैसे कि माइग्रेंट्स, और तो एक और ग्रुप की बात होगी। कलेक्टिंग डेटा ऑन वल्नरेबल पॉपुलेशन, कमजोर या एट रिस्क पॉपुलेशन का डेटा कलेक्ट करना। पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज इज क्रूशियल, वो लोग जो कि जिनके पास जो किसी ना किसी डिसेबिलिटी से जूझ रहे हैं वो बहुत अहम है। अंडरस्टैंडिंग हु आर बीइंग लेफ्ट बिहाइंड, ये समझने के लिए कि कौन लोग पीछे छूट गए हैं। इन आइडेंटिफाइंग द चैलेंजेस दे फेस, ये जानने के लिए कि क्या वो चैलेंजेस फेस करते हैं। एंड देखो, डेटा कलेक्ट करना वल्नरेबल पॉपुलेशन ग्रुप्स जैसे कि माइग्रेंट्स और पर्सन विद डिसेबिलिटीज के लिए बहुत जरूरी है। क्यों? क्योंकि ये समझ में आता है कि ये समझने के लिए कि वो क्या चैलेंजेस फेस करते हैं, और ये समझने के लिए कि कौन लोग हैं जो पीछे छूट रहे हैं। सो बी हमारा फर्स्ट स्टेटमेंट है। बी फर्स्ट स्टेटमेंट केवल ऑप्शन सी में है, ऑप्शन सी इज करेक्ट। बी फर्स्ट स्टेटमेंट है, कलेक्ट पॉपुलेशन ग्रुप्स एंड persons with disabilities in identifying, understanding who is left behind. तो B, A, C, E, D, option C is correct. They do not say anything but stalk furiously out of the room. अब यहाँ पे होमोनिम का सवाल है। स्टॉक मतलब दिया गया है, उसके अलग अलग फॉर्म्स दिए गए हैं, हमें बताना है कौन से स्टॉक की यहाँ पे जिक्र किया जा रहा है। तो अब वो गुस्से में स्टॉक कर रही थी, तो स्टॉक, एक तो स्टॉक होता है किसी की पीछा करना, लेकिन यहाँ पे स्टॉक मतलब है गुस्से में चली गई, गुस्से में बहुत एंग्रीली वो बहुत बाहर चली गई। तो स्टॉक द स्टेम और मेन एक्सेस ऑफ प्लांट, जो प्लांट की मेन स्टेम या एक्सेस होती है उसको बोलते हैं स्टॉक। इनकरेक्ट है। टू वॉक इन एन एंग्री और प्राउड वे, बिल्कुल करेक्ट है। यहाँ पे वो गुस्से में बाहर चली गई ना, तो ऑप्शन बी इज करेक्ट। एंटोनिम बताना है अंडरलाइन वर्ड का। द टोक्यो गेम्स एक्सेलरेटेड एनर्जी पॉलिसीज इन जापान, जो टोक्यो गेम्स हैं उनकी वजह से एनर्जी पॉलिसीज जो हैं जापान की वो और ज्यादा तीव्र हो गई। demonstrating how they could make steps towards a low carbon economy by powering the athletes village with hydrogen from clean green sources। और उन्होंने डेमोन्स्ट्रेट किया, यानी कि दिखाया, दुनिया को ये दिखाया कि कैसे कदम उठाए जाने चाहिए लो कार्बन इकोनॉमी बनाने के लिए। वो भी तब जब उन्होंने एथलीट्स का जो विलेज था, जो एथलीट्स का रहने की व्यवस्था होती है उसको एथलीट्स विलेज बोला जाता है, उसको हाइड्रोजन क्लीन, उसको हाइड्रोजन से संचालित करा गया क्लीन और ग्रीन सोर्सेस के जरिए। डेमोन्स्ट्रेट मतलब दिखाना, दर्शाना। इंस्पायरिंग, इंस्पायरिंग मतलब प्रेरित करना। ठीक है। एक्सप्लोरिंग, एक्सप्लोरिंग मतलब तलाश करना। कोलेटिंग, कोलेटिंग मतलब मिलान करना, और हाइडिंग मतलब छुपाना। तो ऑप्शन डी, हाइडिंग इज द एंटोनिम फॉर डेमोन्स्ट्रेटिंग। ठीक है। द गिल्टी आर पनिश्ड बाय द जज, एक्टिव वर्ड्स में कन्वर्ट करना है। बाय के बाद में क्या है हमारा सब्जेक्ट, पनिशमेंट देना क्या है हमारा वर्ब, द गिल्टी क्या है हमारा ऑब्जेक्ट। ठीक है। सब्जेक्ट पहले, द जज पनिशेस द गिल्टी, द जज इज पनिशिंग द गिल्टी, वो अभी सजा दे रहा है गिल्टी को। द जज पनिशेस द गिल्टी, जज अक्सर जो गिल्टी होते हैं, दोषी होते हैं, उनको सजा देता है। कैन यू प्लीज ओपन अ डोर, आई कैन हेयर समबडी नॉकिंग। आप एक घर में हैं, ठीक है, इसके
एक दरवाजा इधर है, एक दरवाजा बैक साइड में है। अब आप उसको बोल रहे हैं तुम दोनों में से कोई एक दरवाजा खोल दो, मुझे किसी की खड़काने की आवाज आ रही है, दरवाजा नॉक करने की आवाज आ रही है, ऐसे थोड़ी बोलोगे। आपको जिस तरफ से आ रही है आप उस तरफ पॉइंट करके बोलोगे ना, ओपन द डोर या ओपन दिस डोर या ओपन द डोर। अगर एक ही दरवाजा तो उसी दरवाजे के लिए बोल रहे होंगे ओपन द डोर, आई कैन हियर समबडी नॉकिंग। तो ओपन अ डोर मतलब एक दरवाजा खोलो नहीं, ओपन द डोर, जो पर्टिकुलर दरवाजा है उसको खोलो। ठीक है, सो ओपन द डोर, ऑप्शन डी इज करेक्ट। She suffered an emotional dash after the death of her husband in a road accident. इमोशनल, उसके हस्बैंड की रोड एक्सीडेंट में मौत हो गई, उसके बाद में उसको इमोशनली टर्ब्यूलेंस से गुजरना पड़ा। टर्ब्यूलेंस मतलब उथल पुथल से बहुत उसके जीवन में अस्थिरता आ गई, उतार चढ़ाव आ गए। तो टर्ब्यूलेंस की स्पेलिंग होते हैं TURBULENCE। LENSE नहीं आएगा, यहाँ पे TER है और S है। टूर्ब्यूलेंस नहीं होता, टर्ब्यूलेंस, ऑप्शन डी इज करेक्ट। ऑल्दो मेनी स्कॉलर्स बिलीव दैट, हालांकि बहुत सारे स्कॉलर्स का, विद्वानों का ये मानना था, नो रिकॉर्ड्स ऑफ सच कमीशन फ्रॉम फ्रांसिस्को एग्जिस्ट, लेकिन इस तरीके के कमीशन के, इस तरीके के दावे के कोई भी रिकॉर्ड्स फ्रांसिस्को की तरफ से नहीं मिले। द पेंटिंग डिपिक्ट्स लीसा घेरार्दिनी, वाइफ ऑफ फ्लोरेंटाइन मर्चेंट फ्रांसिस्को डेल जियोकोंडो। बोल रहे हैं ये जो पेंटिंग है इसके अंदर लीसा घेरार्दिनी की पिक्चर है, जो कि फ्लोरेंटाइन मर्चेंट थे, फ्रांसिस्को डेल जियोकोंडो उनकी वाइफ है। एंड द सिटर हैज नेवर बीन कंक्लूसिवली आइडेंटिफाइड, और जो इस पेंटिंग में बैठने वाली महिला थी उनके बारे में कभी भी कंक्लूसिवली यानी कि ठोस तरीके से उनकी पहचान नहीं हो पाई। तो ये बात हो रही है मोनालिसा की पेंटिंग की, जिसके बारे में दावा किया जाता है कि फ्लोरेंटाइन मर्चेंट थे फ्रांसिस्को डेल जियोकोंडो, उनकी वाइफ लीसा घेरार्दिनी की वो पिक्चर है। ठीक है, लेकिन बहुत सारे इसके पीछे इफ्स एंड बट्स हैं। कोई बोलते हैं कि दा विंची की खुद की पिक्चर है, उन्होंने खुद को एक महिला के रूप में कैसे डिपिक्ट करा है वो बताया जाता है। बहुत सारे इसके पीछे कहानियां हैं, अलग अलग लॉजिक्स हैं, तर्क हैं, और अपनी अपनी कहानियों को वैलिडेट करने के लिए कोई किसी तरीके के सबूत देने की कोशिश करते हैं। बट डिसाइसिवली कभी भी ये नहीं कहा गया जा सकता कि वो कौन है, और ना ही आज तक ऐसा पता चल पाया है। ठीक है, तो यहाँ पे मोनालिसा की पेंटिंग की बात करें कि हालांकि ज्यादातर स्कॉलर्स का मानना है कि जो पेंटिंग है वो लीसा घेरार्दिनी, जो कि वाइफ थी फ्लोरेंटाइन मर्चेंट फ्रांसिस्को डेल जियोकोंडो, वो हैं, लेकिन इस तरीके के दावे के कोई भी रिकॉर्ड्स फ्रांसिस्को की तरफ से नहीं मिलते, और इसलिए जो पिक्चर में औरत है, महिला है, उसके बारे में कभी भी उसकी आइडेंटिटी के बारे में कंक्लूसिवली नहीं कहा जा सकता। तो ए हमारा फर्स्ट स्टेटमेंट है, सी सेकंड स्टेटमेंट है, बी थर्ड स्टेटमेंट है, और डी फोर्थ स्टेटमेंट है। तो ए सी बी डी, ऑप्शन डी इज करेक्ट। एंटोनिम बताना है हिस्टेरिकल का। हिस्टेरिकल का मतलब होता है बहुत ही ज्यादा उत्तेजित, बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड। ठीक है, कंट्रोल्ड, कंट्रोल मतलब नियंत्रित। रेजोल्यूट, रेजोल्यूट मतलब दृढ़ निश्चय वाला। मैनफुल मतलब पुरुषार्थी। शाय मतलब शर्मीला। तो ये है बिना किसी नियंत्रण के, एकदम बड़ा ही एक्साइटेड, और ये है कंट्रोल्ड वाला। सो ऑप्शन ए इज द एंटोनिम फॉर हिस्टेरिकल। The child played the video game as much as he wanted to. तो एक बच्चा है, उसने जब तक उसका दिल किया तब तक उसने वीडियो गेम खेला, यानी कि अपना दिल पूरा करके पूरी तरह संतुष्ट होने तक उसने खेला। To his heart's content, ऑप्शन ए इज करेक्ट। We hope that we shall win the match against Australia. पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करना है कि हम उम्मीद करते हैं कि हम ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट ये मैच जो है उसको जीतेंगे। तो इट इज होप्ड, ये उम्मीद की जा रही है, दैट द मैच अगेंस्ट ऑस्ट्रेलिया शैल बी वन बाय अस। ठीक है, इट इज होप दैट द मैच अगेंस्ट ऑस्ट्रेलिया शैल बी वन बाय अस, ऑप्शन ए इज करेक्ट। द फ्लो ऑफ द रिवर इज वेरी रैपिड नाउ। एंटोनिम बताना है रैपिड का। रैपिड का मतलब होता है बहुत ही तेज, बहुत ही फास्ट। ठीक है, तो एंटोनिम क्या हो जाएगा? स्लो। लेट्स गो इन व्हेन इट्स लिटिल डैश, तो यानी कि नदी का बहाव अभी बहुत तेज है, हम अंदर तब जाएंगे, यानी कि नदी के अंदर तब जाएंगे जब उसका बहाव थोड़ा कम होगा, स्लो होगा।
फास्ट मतलब तेज, क्विक मतलब तेज, डिलेड मतलब विलंबित करना, किसी चीज को डिले करना, और स्लो मतलब धीमा। सो ऑप्शन डी स्लो इज करेक्ट। The entrepreneur's innovative strategies propelled his startup to success. फ्लंग वर्ड का सिनोनिम बताना है। फ्लंग का मतलब होता है उछाल देना किसी को, ठीक है, फेंकना, किसी चीज को प्रोत्साहन देना, उछाल देना, ठीक है। तो प्रोपेल का मतलब क्या होता है? अब अगर यहाँ पे इसको छोड़ दे, सैटेलाइट्स को प्रोपेल किया जाता है क्योंकि फेंका जाता है, ऑर्बिट में फेंका जाता है। तो प्रोपेल मतलब भी उछाल देने की बात है। तो जो जो एंटरप्रेन्योर की इनोवेटिव स्ट्रैटेजीज थी, उसने उसके स्टार्टअप को सक्सेस की तरफ उछाल दिया, राइट। सो स्ट्रैटेजीज इनकरेक्ट, इनोवेटिव इनकरेक्ट, सक्सेस इनकरेक्ट, प्रोपेल्ड ऑप्शन डी इज करेक्ट। Primitive cultures are those that exist in societies that have not yet developed advanced technology or complex social tasks. पूरे primitive cultures वो होते हैं जो उन समाज में रहते हैं, वास करते हैं, जहाँ पे अभी तक एडवांस टेक्नोलॉजी का आगमन नहीं हुआ या फिर उन्होंने बहुत ही जटिल सामाजिक स्ट्रक्चर नहीं बनाया। These cultures are often characterized by their close relationship with the natural world. इन कल्चर्स को अक्सर हम ऐसे जानते हैं कि भाई उनका नेचुरल दुनिया के साथ में, नेचुरल रिसोर्सेज के साथ में कितना ज्यादा क्लोज रिलेशनशिप है। डिस्पाइट बीइंग कंसिडर्ड प्रिमिटिव, हालांकि इनको प्रिमिटिव माना जाता है, दीज कल्चर्स हैव अ रिच हिस्ट्री एंड यूनिक वे ऑफ लाइफ दैट इज डैश स्टडिंग एंड प्रिजर्विंग। बोल रहे हैं कि हालांकि इनको प्रिमिटिव माना जाता है, पर इनके पास में बहुत ज्यादा रिच हिस्ट्री है, बहुत ज्यादा भरी और बड़ी हिस्ट्री है, इतिहास है, जो कि उनकी एंड अ यूनिक वे ऑफ लाइफ, और इनका जीवन यापन का बड़ा ही अनोखा नायाब तरीका है, दैट इज डैश स्टडिंग, जो कि इनको स्टडी करवाता है और प्रिजर्व करवाता है। अब किस चीज की स्टडी करवाता है हमें पता नहीं चल रहा। दैट इज वर्थ स्टडिंग हो सकता है कि भाई ये पढ़ने योग्य है, प्रिजर्व करने योग्य है। These cultures often have a deep understanding of the environment and its cycles. इन cultures की अक्सर एक बहुत गहरी understanding होती है उनकी cycles के प्रति, and they have developed intricate system of knowledge and belief that are closely tied to nature. और इन्होंने एक बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड या जटिल सिस्टम या इन डिटेल सिस्टम ऑफ नॉलेज यानी कि ज्ञान का तरीका उत्पन्न कर लिया है, एंड बिलीव दैट आर क्लोजली टाइड टू नेचर, और इनके ऐसे बिलीफ सिस्टम्स हैं जो कि नेचर से बहुत ही ज्यादा जुड़े हुए हैं। फॉर एग्जाम्पल, इंडिजिनियस कल्चर्स इन द Amazon rainforest have a dash knowledge of medicinal properties of plants and cycles of season. फॉर एग्जाम्पल, जो नेटिव लोग हैं, इंडिजिनस लोग हैं अमेजन रेन फॉरेस्ट के, उनके पास में डैश नॉलेज है, बहुत वास्ट नॉलेज है, डीप नॉलेज है किन्हीं भी प्लांट्स की मेडिसिनल गुणों के बारे में, उनके बारे में बहुत गहरा नॉलेज है, और सीजन के साइकिल्स के बारे में बड़ा गहरा नॉलेज है, विच दे यूज टू सस्टेन देमसेल्फ एंड देयर कम्युनिटीज, जिसका इस्तेमाल वो खुद को और अपनी कम्युनिटीज को बचाए रखने के लिए, जीवन यापन के लिए करते हैं। Another important aspect is that these cultures often have complex systems of kinship and social hierarchy. बोल रहे हैं एक और जो बड़ा ही इंटरेस्टिंग तथ्य है वो ये है कि इन सभी प्रजातियों में, इन सभी जातियों में एक बड़ा ही इंटरेस्टिंग सिस्टम, ब्लड रिलेशन का इंटरेस्टिंग और कॉम्प्लेक्स सिस्टम होता है, सोशल हायरार्की। सोशल हायरार्की क्या होता है? जैसे हिंदुस्तान में हम लोग वर्गों के आधार पे जातियों को डिवाइड करते हैं, वैसे ही ये लोग भी अपने समाज में कास्ट के बेस पे नहीं पर काम के बेस पे लोगों को डिवाइड करते हैं, तो वो भी इनका बड़ा ही कॉम्प्लेक्स सिस्टम होता है। डिस्पाइट मैनी चैलेंजेस दैट प्रिमिटिव कल्चर्स फेस, हालांकि प्रिमिटिव कल्चर्स को बहुत ज्यादा चैलेंजेस फेस करने पड़ते हैं उनके बावजूद, इंक्लूडिंग द डैश ऑफ मॉडर्न सोसाइटीज एंड एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन, जिस ये शामिल करना मॉडर्न सोसाइटीज को और एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन, एनवायरमेंट की जो गुणवत्ता में कमी आ रही है उसको शामिल करना। दीज कल्चर्स हैव एन इम्पॉर्टेंट रोल टू प्ले इन आवर अंडरस्टैंडिंग ऑफ ह्यूमन एक्सपीरियंस। तो इन कल्चर्स का एक बहुत अहम योगदान है कि ये हमें ह्यूमन एक्सपीरियंस को अंडरस्टैंड करने में मदद करते हैं।
दे ऑफर अ डिफरेंट डैश ऑन द वर्ल्ड एंड इट्स कॉम्प्लेक्सिटीज। डिफरेंट ओपिनियन हो सकता है कि ये हमें एक नया नजरिया दिखाते हैं दुनिया को देखने का या फिर उसकी जटिलताओं को समझने का। एंड देयर ट्रेडिशंस एंड नॉलेज हैव द पोटेंशियल टू इन्फॉर्म एंड एनरिच आवर मॉडर्न लाइफ। और इनके जो ट्रेडिशन और नॉलेज हैं उनमें ये काबिलियत है, ये क्षमता है कि वो हमें ज्ञान दें, हमें जागरूक करें, हमारी मॉडर्न लाइफ को और ज्यादा भरा फूला बना सकें। ठीक है। Primitive cultures are those that exist in societies that have not yet developed advanced technology or complex social borders। borders मतलब दायरे, सीमाएं। outlines, outlines मतलब भी border line ही होता है। structures मतलब ढांचे। configuration, configuration मतलब कि किसी चीज तरीके का arrangement। तो यहाँ पे उनने complex social structures नहीं बनाया। ऑप्शन सी इज करेक्ट। Despite being considered primitive, these cultures have a rich history and a unique way of life that is dash studying। Important studying, insignificant गैर जरूरी है, important जरूरी है। वर्थ, वर्थ मतलब इतना उसकी कीमत है, इतनी मूल्यवान है कि उसको स्टडी किया जाना चाहिए। ट्रिविल मतलब बड़ी ही तुच्छ है, तो वर्थ स्टडिंग है मतलब कि वो इतनी मूल्यवान है कि उसको प्रिजर्व करना और उसको स्टडी करना एक बहुत जरूरी एस्पेक्ट है हमारे लिए। For example, indigenous cultures in Amazon rainforest haven't dash knowledge। Acquired, acquired मतलब कुछ चीज अर्जित करना। Intimate, intimate की मतलब बड़ा ही गहरा उनका नॉलेज है किस चीज का, मेडिसिनल प्रॉपर्टीज ऑफ प्लांट्स का। Estimated, अनुमानतन। गेंड, गेंड मतलब अचीव्ड, कुछ प्राप्त किया हुआ, तो उनका बड़ा ही इंटीमेट गहरा नॉलेज है मेडिसिनल प्रॉपर्टीज ऑफ प्लांट्स का। Despite the many challenges that primitive cultures face, including the dash of modern societies, including the migration, migration मतलब एक जगह से दूसरी जगह जाना। possession, possession मतलब किसी चीज का अधिकार, स्वामित्व। encroachment, encroachment मतलब अधिग्रहण। तो मॉडर्न सोसाइटीज जो धीरे धीरे अधिग्रहण कर रही हैं और इन्वायरमेंटल प्रोसेस, पूरा जो इन्वायरमेंट है वो डिग्रेड हो रहा है, वो भी चैलेंजेस इन प्रिमिटिव कल्चर्स को फेस करने पड़ रहे हैं। तो इंक्रोचमेंट ऑप्शन सी इज करेक्ट। एस्टिमेशन मतलब अंदाजा, अनुमान, सो ऑप्शन सी इज करेक्ट। दे ऑफर अ डिफरेंट डैश, डिफरेंट कंक्लूजन, कंक्लूजन मतलब कि किसी चीज का निष्कर्ष। पर्सपेक्टिव मतलब ओपिनियन, दृष्टिकोण। ब्लेम, आरोप। बायसनेस, बायसनेस मतलब कि पक्षपात। तो यहाँ पे वो पर्सपेक्टिव, अलग ओपिनियन देते हैं ना, अलग पर्सपेक्टिव, अलग दृष्टिकोण देते हैं। सो ऑप्शन बी इज करेक्ट। दैट्स ऑल, आज के सेशन में इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अगर कंटेंट पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। टिल देन कीप लर्निंग एंड कीप प्रैक्टिसिंग।